हाय गाइस, माय नेम इज़ आर्यन और आज से मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ इस मैटर अराउंड अस प्योर। आप अपनी बुक खोल लीजिए, आपको मोबाइल में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझाऊंगा तब आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए। तो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क एंड घी, बटर, सल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर। और अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक एक्टिविटी करवाता हूँ। आपने कभी ये सुना होगा कि दूध अच्छा नहीं आ रहा है? आपने अपने घर में सुना है मिलावट आ रही है? तो आप मिलावट से क्या कह सकते हैं कि दूध में आपको कैसे पता लगा मिलावट आ रही है? तो आप कहेंगे आपको उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो टेस्ट चेंज हुआ तो उसमें ऐसा क्या हुआ? टेस्ट चेंज हो गया कि उसमें दूध के पार्टिकल्स के अलावा कोई दूसरे पार्टिकल्स आ गए, इसलिए उसका टेस्ट चेंज हो गया। आपका कहने का मतलब यही है। इस मतलब कहने का, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ लीजिए, मैं उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़िए, क्योंकि आपको पार्टिकल्स मतलब अभी नहीं पता होगा। तो अभी अपन इस चैप्टर में मैटर का जो शब्द है उसकी जगह अपन सब्सटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। मैटर की जगह अपन सब्सटेंस यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसका जवाब दूं तो इसका आंसर है प्योर सब्सटेंस। अपने कुछ चैप्टर का नाम क्या है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या अपने आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध क्या कि उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं? तो एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं तो वो प्योर है। तो प्योर की डेफिनेशन क्या हो गई? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना तो समझ ही गए होंगे। मार्क कीजिए कहाँ से कहाँ तक है। तो मार्क कीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा। द व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर इट मीन्स दैट द ऑल कंसिस्टेंट्स। यहाँ से इट मीन्स, ये पूरी लाइन बिल्कुल यहाँ लास्ट तक, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है? प्योर की डेफिनेशन है, ठीक है। प्योर शब्द की डेफिनेशन आपको पता लग गई है। प्योर सब्सटेंस। तो अब सब्सटेंस जो है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया। किसमें? आप इसमें अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाइए। जो सब्सटेंस है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होते हैं कि ये एक दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिला के मिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स आर कंटेन बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मोर देन, एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बताया, फिजिकल वाटर फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हाउ वे सोडियम क्लोराइड इज सेल्फ प्योर कंटेनिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। Only one kind of pure matter and its composition, soft drink. Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance, ठीक है। अब यहाँ पे आपको therefore से है, ये मिक्सचर की डेफिनेशन होगी। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो आप मिक्सचर समझ गए होंगे और आपको मैं सब्सटेंस का मतलब बता दिया मैंने, मैटर, और जो प्योर सब्सटेंस है वो बता दिए। तो सबसे पहले सब्सटेंस के दो टाइप्स हो गए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो अब मिक्सचर्स के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो आप क्या समझते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर से? तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी है, तो ये आप एक्टिविटी कर लेना। ये 2-3 एक्टिविटी हैं यहाँ पे, तो 2 एक्टिविटी हैं टोटल। तो इसमें आपको बताया मिक्सचर्स के 2 टाइप्स, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इसके बहुत छोटे होते हैं। आप इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। होमोजीनियस पार्टिकल्स को आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स को आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्ड आइज मतलब आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आइज से देख सकते हैं, ये मतलब नेक्ड आइज हो गया, ठीक। आप होमोजीनियस मिक्सचर को फिल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हेटेरोजीनियस को कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। होमोजीनियस पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक ही साइज़ के होते हैं, उनके साइज़ में कोई डिफरेंट नहीं होता। लेकिन हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉल्ट आप वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्ट एंड वाटर को अगर आप एक दूसरे को मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर को अपन होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन आप सैंड मतलब मिट्टी और वाटर को मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि आप उसको फ़िल्टर करके भी थोड़ा सा फ़िल्टर पेपर से उसको थोड़ा सा फ़िल्टर कर सकते हैं। बिल्कुल प्योर नहीं कर सकते, लेकिन फ़िल्टर कर सकते हैं, तो ये हेटेरोजीनियस हो गया, ठीक है। अब आप होमोजीनियस, आपको मैंने सबसे पहले सब्सटेंस बताया प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। अब मिक्सचर के नीचे 2 डॉट बनाइए, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के नीचे डॉट बनाइए सॉल्यूशन। होमोजीनियस क्या होते हैं?
सॉल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन के लिए सीधे आप यहाँ नहीं है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पढ़िए और सॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना है अपनी कॉपी में, तो कुछ ऐसे लिखिए, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले क्या लिखना है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब ये बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर इसका डायमीटर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट सेक्रेट अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ये इस इफेक्ट को अपन टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट मतलब आप वाटर ले लें, मतलब कोई भी चीज़ ले लें मिक्सचर, और उसमें लाइट है, लाइट मतलब लेज़र लाइट ले लें आप, लेज़र लाइट को उसके आर पार डालने की कोशिश करें, तो अगर आपको लाइट का पाथ दिखता है, अगर आपको लाइट का पाथ दिखने लगे तो ये समझिए कि वो मिक्सचर क्या है? हेटेरोजीनियस है। लेकिन आपको इसमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो वो लाइट को बीम नहीं करते, सेक्रेट नहीं करते। डोंट सेक्रेट लिखा है इसमें साफ साफ, तो आप समझ सकते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन, मतलब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो इसमें वाटर में सेल डाला तो उसमें सेल्ट सॉल्यूट हो गया और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। जिसमें आप घोल रहे हैं उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसको आप घोल रहे हैं उसे सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसका आखिरी लाइन का मतलब है कि जैसे आपने उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया तो क्या वो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, वो नीचे बैठ जाएंगे क्या? तो नहीं, वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेट ऐसे निकालते हैं, यहाँ से आप पढ़िए, ये सब छोड़ दीजिए, एक्टिविटी पे देखते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स एंड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। तो आपको क्या बताया इसमें? आपको ये बताया है कि आपने ऐसे एक बीकर लिया है, उसमें आपने शुगर या सॉल्ट डाल लिए, एक बीकर में सॉल्ट, एक बीकर में शुगर, ठीक है। तो सॉल्ट डालने के बाद आप उसको इतना घोलते जाइए, फिर एक ऐसा स्टेज आएगी आपकी, यहाँ पे सॉल्ट और ज़्यादा नहीं घुलेगा, तो उस स्टेज को अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिस स्टेज पे आप उससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। लेकिन आप नोटिस कीजिए, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स और दूर दूर जाने लगेंगे, तो उसके बीच में और गैप बन जाएगा, तो गैप बन जाएगा तो और सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बोला है 5 डिग्री सेल्सियस और बाद स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, मतलब उसके बाद आप उसमें सॉल्यूट और डाल सकते हैं। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम, मतलब तीनों को एक ही जगह पे डाला तो सेम रहा उनका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर एक गिवन था वो सेम था, लेकिन सॉल्ट और शुगर और बेरियम क्लोराइड तीनों को डाला अलग अलग कंटेनर में, तो क्या हुआ? वो दोनों सेम अमाउंट में गए तीनों, तो ऐसा नहीं होगा। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 100 ml वाटर में आप मान लीजिए कितना भी 50 ग्राम आप पोटेशियम क्लोराइड मिला सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप 60 ग्राम तक मिला सकते हैं, ऐसा रहता है। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा सॉल्यूट आप नहीं मिला सकते, उससे ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया है सब कुछ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए मैंने क्या क्या बोला। इस सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि अब इस स्टेट पे इससे ज़्यादा अगर वो नहीं, क्या कहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहे तो उस स्टेट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर और ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज देयर टेम्परेचर इज कॉल्ड इज सॉल्युबिलिटी। मतलब उसके टेम्परेचर, उस पॉइंट के टेम्परेचर को क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द, मतलब अमाउंट क्या कह सकते हैं? अमाउंट मतलब एक जितना आपने डाला उसमें किस अमाउंट में डाला है, अमाउंट मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपने 50 ग्राम डाला है तो 50 अमाउंट हो गया उसका, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, कितनी सॉल्युबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर आपने उसका जैसे मान लीजिए सैचुरेशन लेवल है वो 60 ग्राम है, लेकिन आपने 40 ग्राम डाला है तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स और ज़्यादा उसके जो आपने डाला है, जो भी मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला है तो और ज़्यादा जा सकता है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि वो
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन इस स्टेज पे जब वो पहुंच जाएगी, उससे ज़्यादा जा ही नहीं गई ना, जाए ना, तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। मतलब आपने ऐसे मान लीजिए, ध्यान रखिए एक बात मैं बताऊं, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब और ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन आपने बोल दिया, जैसे मान लीजिए आपने 30 डिग्री टेम्परेचर पे 50 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml वाटर में मिला दिया है, लेकिन आपने अब उसको कूल डाउन किया, अब आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो क्या होगा, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट साइड से हो जाएगा, जो कि अनसेचुरेटेड, वो डिसॉल्वेबल रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा उसमें, क्योंकि उस स्टेट पर 25 डिग्री सेल्सियस पे वो इससे ज़्यादा अमाउंट में वो डिसॉल्व नहीं कर सकता सॉल्यूट पार्टिकल्स को। तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट अ डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम और ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब थोड़े से फार्मूलाज हैं वो आप देख लीजिए। देयर आर वेरियस वे बाय ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। कैसे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों का मास निकाल सकते हैं कैसे, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ परसेंट, मतलब कितना वॉल्यूम में मास जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। परसेंटेज निकालने हैं, किसका निकाला है इसमें अपन ने, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले में किसका निकाला था, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसके हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके लिए, ये सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। अब ये 2.1 एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिए। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट in 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ। मास बाय मास का फॉर्मूला पूछा, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा इंटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 किया है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ब्लर हो सकता है, दिखा आपको कुछ, तो यही है आपका आंसर। अब व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इन बहुत छोटे शब्दों में बताया, सस्पेंशन इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेचर, मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके 2 टाइप्स हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन जो होता है वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर बीम, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मेक इट अ पाथ विजिबल, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये तब होता है जब इसमें, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, ब्लड नहीं, सॉल्ट, सैंड इन वाटर मतलब सस्पेंशन, मतलब उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि वो सेटल, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डोंट सेकंड लाइट एनी मोर, मतलब जब उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए तब ऐसा नहीं होगा। तो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट बिहाइंड। तो आप समझ ही गए होंगे दोनों में डिफरेंस, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब कोलॉइड कठिन है लेकिन आसान है। तो कोलॉइड में ये है अपना कि ये कोलॉइड जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड से अपन समझ सकते हैं। कोलॉइड इज हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस के 2 टाइप्स हो गए। आप चार्ट बना लीजिए अभी के भी, नहीं तो मैं चार्ट अभी अपलोड कर दूंगा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड, मतलब थोड़े स्मॉल होते हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा स्मॉल होते हैं जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम, मतलब इतने मोटे बड़े तो होते हैं कि आपको टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आपको सादा आंखों से दिख जाएं। और ये ना नीचे बैठते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं, ये घूमते रहते हैं, तो ये क्वाइट स्टेबल कह सकते हैं इसको। जो अनस्टेबल कैसे कहेंगे, सस्पेंशन को अनस्टेबल कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप कैसे भी हो जाता है। जब अपन उसको घोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो वो पूरे में एक समान रहता है, फिर थोड़ी देर बाद उसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सस्पेंशन में ये होता है, और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में वो चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो स्टेबल है, लेकिन सस्पेंशन अनस्टेबल है। लेकिन ये क्वाइट स्टेबल है क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन तीनों का डिफरेंस आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ, सेकंड चैप्टर की बना रहा हूँ, थर्ड चैप्टर की जल्दी वीडियो आने वाली है। तो आप इसके लिए भी रेडी रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए सबसे पहले नोटिफिकेशन, आप करिए सब चीज़ें लर्न। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं होते, लेकिन
सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है कि इसमें आपको मथना पड़ता है। जैसे आपकी मम्मा को आपने देखा होगा वो मलाई में से मक्खन अलग करने के लिए क्या करती हैं, तो उसी मेथड से आप ब्लड, इसका एग्जांपल है ब्लड, कोलॉइड जो है इसका एग्जांपल ब्लड है। ब्लड जो होता है वो कोलॉइड के सारे ये रूल है ना, वो हेट्रोजीनियस होता है, उसके पार्टिकल छोटे होते हैं, आपको आँखें से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा और वो क्वाइट स्टेबल होगा, उसके पार्टिकल नीचे बैठेंगे नहीं। और क्या होता है कि वो फिल्ट्रेशन मेथड से अलग भी नहीं किया जाता, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आप देखने जाते होंगे। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप चेक कराने गए हो, तो आपके लिए वो थोड़ा सा ब्लड ले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊँ, उस ब्लड को चारों तरफ मथते हैं, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब द कंपोनेंट्स कोलर सॉल्यूशन आर द डिस्पेपर। अब ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना समझ ही गए हैं उतना ही बहुत है, क्योंकि आपकी अभी 9th क्लास में इतना ही है। और आपको मैं बता दूं कि आपको अभी आपके पास बुक्स नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको पूरी बुक्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं पूरा। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस के 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। अभी प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स हैं, लेकिन मैं अभी उनको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो वो 3rd चैप्टर में है, ठीक है। वो 3rd चैप्टर में प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स, मिक्सचर के 2 टाइप्स, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका सेपरेटिंग ऑफ, अब एक 2.3 टॉपिक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है यस। तो अब आपके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। मतलब आपने डाई लिए और ब्लू ब्लैक इंक लिए, उसको अलग करना है, एक दूसरे से अलग करना है। तो क्या करेंगे, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, now start heating the beaker. We don't want to heat the ink directly, you will see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on, the stop heating when you do not see any further change on the watch glass. Observe carefully, record। मतलब आपको क्या करना है, एक पानी के बीकर लेना है, उसके ऊपर जो आपने वो बनाया है वेप इंक है, और जो वॉच गिलास मतलब क्या कि उसके हीट, मतलब ये आप ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसा बर्तन लेना है, उस पर रख देना है उसको। डाई क्या होता है, डाई आप जो बालों में लगाते हैं, और ब्लू या ब्लैक इंक, तो ये मिक्स है सारी। तो क्या करेंगे आप उनको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी जो इंक है वो तो आपकी हवा में उड़ जाएगी, और आपकी जो लेफ्ट बिहाइंड है वो क्या रह जाएगा, डाई रह जाएगी आपकी, जो आपने ग्लास रखा है वॉच ग्लास उसमें रह जाएगी, और जो आपका इंक है वो हवा में उड़ जाएगी। तो ऐसे ये दोनों को अपन ने सेपरेट किया। तो आपने फर्स्ट सेपरेशन मेथड समझ लिया। इसको मेथड को नाम भी दिया है इनने, इस मेथड को नाम क्या दिया है, मेथड ऑफ एवेपोरेशन। वी फाइंड इन इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, thus we can separate the volatile component solvent फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेंटियल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के मेथड से इन दोनों को अपन ने अलग कर लिया। अब हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम से मिल्क कैसे अलग करते हैं, मतलब क्या, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम कैसे अलग होती है। तो नाउ अ डे वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। अब आपके लिए इसके लिए भी क्या है एक्टिविटी है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन टेस्टेड ट्यूब सेंट्रीफ्यूगाई इन, सेंट्रीफ्यूगा मतलब मथना है उसको, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अलग हो जाता है। क्रीम मतलब क्या है इसमें, पनीर फ्रॉम मिल्क। ठीक है, हाउ दिस सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट इट एंड आस्क। आपको इसमें कराया नहीं है, आपसे क्या कहा है कि आप डेयरी के पास जाना, मिल्क डेयरी में, और उससे देखना कि क्रीम और मिल्क कैसे, मतलब क्रीम मतलब क्या, क्रीम मतलब होता है आपकी जो मलाई है उसे क्रीम कहते हैं। ठीक है, और जो आपका मिल्क है उससे क्रीम कैसे अलग होती है। तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको गर्म करके रख देती हैं, थोड़ी देर बाद वो मलाई ऊपर आ जाती है। और पनीर कैसे अलग करती है मिल्क में से, तो ये आप अपनी मम्मा से पूछना। ये अब एक कुछ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट यू ऑब्जर्व अ च्यूरिंग बाय द मिल्क, और एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। ठीक है, तो आपको ये दोनों को ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो आप इन दोनों का आंसर दे पा रहे होंगे। अगर नहीं दे पा रहे तो मैं आपको बता ही दूंगा जब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को
सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगी तो मतलब ही क्या आपको वीडियो सब्सक्राइब लाइक करने का। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन तो दबा लीजिए, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप तक पीछे रह जाएंगे और बाकी सारे बच्चे आगे चले जाएंगे और आपको ही टॉप करना है 9th में, तो इसलिए पढ़ते रहिए। समथिंग द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल, द pass through a filter paper for much particles in the filter technique cannot be used by filtering. Such mixtures are separately by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and lighter particles इसमें क्या है कि इसमें पार्टिकल्स है ना कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि आप फिल्टर पेपर से उनको नहीं छान सकते, फिल्टर पेपर से आप उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहा है इसमें कि आप उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो आपको ऊपर है ना मलाई क्रीम आ जाती है और नीचे मिल्क चले जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कैसे। आप अपने घर में रोज़ ही देखते होंगे, आपके घर में मिल्क तो आता ही होगा, लेकिन आपने ये देखा होगा, नोटिस नहीं किया होगा, मेरे को पता है कि क्रीम कैसे अलग करती हैं आपकी मम्मा। तो आप देखना, मम्मा से पूछना, आपको बता देंगी। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज एंड ब्लड यूराइन, मतलब इसमें इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ब्लड और यूराइन के टेस्ट में। किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। डेयरीज, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, मतलब अब क्या करना है, बटर निकालना है। बटर किस में से, मलाई में से। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, वॉशिंग मशीन क्या करती है इस मेथड से कि आपके जो गीले कपड़े हैं उनको क्या करती है, आपने ड्रायर सुना है, ड्रायर सुना है, तो ड्रायर इसी मेथड्स पे काम करता है। ड्रायर वाटर और आपके क्लॉथ्स को अलग करता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या हैं आपके, जो एक दूसरे से मिल गए हैं और जिनका टेम्परेचर एक ही है। इमिसिबल मतलब ये टेम्परेचर वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है दोनों का। जैसे केरोसिन और वाटर, तो आपको क्या करना है, केरोसिन और वाटर आपने ऐसे मिल गए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को आपने मिक्स कर दिया, आपको अलग करना है। ठीक है, तो आप अलग करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले खुद सोचिए, मैं बताऊं तो मैं बताता हूं। आप एक गिलास लेंगे, ठीक है, गिलास लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उन दोनों को रख देंगे। या आपको ऐसे ट्यूब लिया है, यहाँ पे इस ट्यूब को क्या कहा है इन्हें, सेपरेटिंग फनल का है इसको। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों रख दिया है और नीचे क्या लगा दिया, स्टॉप कॉक लगा दिए। स्टॉप कॉक मतलब क्या कि एक वो लगा दिए, नली जैसे कह सकते हैं, तो वो बंद है अभी। ठीक है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या कर दिया, दोनों को अभी रख दिया, छोड़ दिया कुछ देर के लिए। छोड़ने के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऑयल ऊपर चढ़ जाएगा। आप घर में देख सकते हैं, आप पानी और है ना तेल को मिला दीजिए तो तेल है ना वो ऊपर पानी के तैरने लगे। तो आप क्या कीजिए, फिर स्टॉप कॉक को खोल दीजिए। स्टॉप कॉक खोलने के बाद क्या होगा, वाटर जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और जैसे ही आपका ऑयल आना शुरू हो, केरोसिन ऑयल, वैसे ही उसको बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि केरोसिन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तो दोनों को सेपरेट करने का ये टेक्निक हो गया। एप्लीकेशन करने के लिए, टू सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओरीज, द लाइट इज slag and removed from the top by the method of leave the molten iron at the bottom in the furnace. The principle is that immiscible liquid separate out in layer depending on densities. densities से होता है, डेंसिटी मतलब आप समझेंगे, ये चैप्टर है 10 चैप्टर, 10 चैप्टर में आपको समझाएंगे डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी समझने के लिए समझ सकते हैं क्या करना है आपको। अब हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कम्फर। सॉल्ट मतलब क्या, नमक, और कम्फर मतलब क्या, कम्फर मतलब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपने देखा होगा, कम्फर मतलब होता है कपूर। तो सॉल्ट और कम्फर को अलग करना है तो क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रख देंगे, दोनों को हीट करने लगेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा कि जो कन्फर है, कन्फर क्या होता है, सीधे किस स्टेट में चले जाता है, सॉलिड से सीधे कौन से में जाता है, गैसियस में। तो वो गैसियस में जाएगा ना तो ऊपर चिपक जाएगा बीकर के, और सॉल्ट है उसका कुछ नहीं होगा, सॉल्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कम्फर है वो ऊपर चला गया, सॉल्ट नीचे आ गया, दोनों अलग अलग हो गए। ये अपन सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स के टेक्निक सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट टेक्निक कौन सी सीखनी है, अभी देखिए आपको याद ही होंगी। आपने फर्स्ट सीखी थी कि है ना इंक और डाई को कैसे अलग करते हैं, फिर सीखी थी क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन इस मेथड को कहते हैं, उस मेथड को इवेपोरेशन कहते हैं। इमिसिबल लिक्विड को डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़ का मेथड, मतलब डेंसिटीज़ मेथड कह सकते हैं इसको। और सॉल्ट और कन्फर को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन के मेथड से आपने इसको अलग किया। अब है इज़ द डाई इन सिंगल इंक का सिंगल कलर, मतलब एक डाई है और इन इज़ दिस अ डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को भी करिएगा। इसके मैं सीधे एप्लीकेशंस बता देता हूँ। कलर इन अ डाई, ये कौन से कलर इन अ डाई, ड्रग फ्रॉम मिल्क और पिगमेंट्स फ्रॉम, ये आपका जो अलग किया गया है इसको कहते हैं क्रोमोटोग्राफी। ये इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी छुड़वा रहा हूँ। अगर आपको इसको भी समझना है तो आप
कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके अभी काम में नहीं आएगा, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ ही लेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए क्रोमेटोग्राफी होती है, इसको अपन पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स में अलग करने के लिए करते हैं, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, मतलब ब्लड से ड्रग्स निकालने के लिए डाई इन अ कलर, ठीक है। अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिएबल, मतलब जो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है। तो आप सोचिए इसमें क्या है आपका, इसमें दो हैं, क्या क्या है इसमें, एसीटन और वाटर। लेकिन अभी अपन को एसीटन और वाटर ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक में है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, उसमें लिया है आपने पेट्रोल और केरोसिन ऑयल। तो पेट्रोल और केरोसिन ऑयल में क्या करना है आपको, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल मिक्स हो गए तो आपको क्या करना है, एक बीकर में उसको रख देना है, ऊपर है ना थर्मोमीटर लगाना है, उसके अदर साइड से थोड़ा सा नॉक लेके उसको कट करना है। ये डायग्राम आप बना लेना। उधर ठंडा वाटर रखना है और ये कंडेंसर हो गया। तो क्या करना है, उसको हीट करना है धीरे धीरे। आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पेट्रोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, केरोसिन के कंपैरिजन में। तो केरोसिन तो नीचे रह जाएगा और जो वो पेट्रोल है वो क्या होगा, इवेपोरेट होने, मतलब बॉयल होने लगे, बॉयल होकर वो क्या जाएगा, कंडेंसर में कंडेंस हो जाएगा। और वो जो वाटर रखा है आपने ठंडा पानी, ठंडे पानी से क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा दोबारा। तो पहले पेट्रोल से लिक्विड स्टेट से गैसियस में चला गया, फिर ठंडा हो गया दोबारा, तो फिर से लिक्विड बन गया। धीरे धीरे आप उसको गर्म, उसी टेम्परेचर पर गर्म कर दिया ये, फिर आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखे तो आप समझ लीजिए कि केरोसिन जो बीकर में बचा है वो केरोसिन है, और जो पूरा कंडेंस्ड हो गया वो आपका पेट्रोल है, ठीक है। तो इसमें वाटर और एसीटन का एग्जांपल दिया है, लेकिन मैंने आपको किससे, केरोसिन और पेट्रोल से समझा दिया है। अगर आपको वो भी समझना है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तब ऐसा कर सकते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फ्रॉम व्हिच देयर डिफरेंट बॉइलिंग, मतलब उसका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का ये लेस देन 25 के, मतलब फ़ारेनहाइट, मतलब 25 केल्विन तक डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। इसका गैसेज, एयर में से गैसेज अलग करने के लिए किया जाता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। द एपेटाइज इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपलर डिस्टिलेशन एक्सपेक्ट कॉमन, बस आप इतना ही समझिए। और ये रहा आपके लिए एक और डायग्राम, वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी का ही है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट वाटर का है, ये उसी के जैसा। अब है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। आपको डिफरेंट गैसेज एयर में से निकालने हैं, तो सबसे पहले आप ये पता करिए ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द फ्लो डायग्राम शो द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। मतलब आपके लिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें गैसेस को अलग करना सिखाएंगे आपको। तो उसमें क्या किया है, एयर लिया है, उसको फिर कॉम्प्रेस एंड कूल किया है जिससे वो लिक्विड एयर बन जाए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि अगर आपको गैसियस से किस में आना है, लिक्विड में आना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे और जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे, माइनस में चली जाए, कैसे भी चले जाए, तो क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड के बाद धीरे धीरे उसको बॉयल कीजिए, तो ऑक्सीजन है वो -83 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो जाएगी, मतलब वो कंडेंस हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, मतलब फिर -86 आर्गन भी ऐसे हो जाएगा, फिर -96, धीरे धीरे आपका ये गैसेज अलग होती जाएंगी, ठीक है। 20% आपको उसमें 20.9% आपको उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, 0.9% आर्गन मिलेगी, और है ना नाइट्रोजन मिलेगी, 78.1% आपको नाइट्रोजन मिलेगी एयर में, जितना भी आपने 100% में लिया है। तो आप इसकी भी कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप कहाँ से सीखेंगे कंसंट्रेशन, अभी इसी चैप्टर में मैंने कुछ ही देर पहले इस बताया, तो वहाँ से कंसंट्रेशन भी सीख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन सीखेंगे फ्लो डायग्राम शो। अब फ्लो का डायग्राम हो गया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर, इंक्रीज देयर बॉइलिंग पॉइंट, विच गैस फ्रॉम द लिक्विड फर्स्ट एट एयर इज कूल्ड। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ये 2 क्वेश्चंस थे। आपको ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना एपैरेटस नहीं है। अब इसी चैप्टर में आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था, यहाँ तक। अब हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, मतलब कॉपर सल्फेट कैसे निकालें एक इम्प्योर सैंपल में से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश के ऊपर उसको लेना है, इम्प्योर है वो, डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा कम से कम
पानी डाल देना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, फिल्टर करना है उसको। और फिर क्या करना है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं, जो कि सैचुरेटेड है, मतलब उसमें और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे, और उसको ठंडा कीजिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या किया है, सबसे पहले उसमें थोड़ा वाटर डाल दिया है, फिर उसको अच्छे से धो लिया है, फिर उसको क्या किया है, उसके जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर दिया है, और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद वो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, चाइना डिस्क पे ही रह जाएगा उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अभी क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ पे काम आती है, तो इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी, मतलब आप सी वाटर है उससे आप सॉल्ट कैसे अलग करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही अलग करते हैं, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, मतलब इम्प्योर सैंपल्स का जो फिटकरी है उसको अलग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इसको अलम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डज बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स। अब आपने इतने सारे मेथड देख लिए, कितने मेथड्स देख लिए, 8 मेथड्स देख लिए। 8 मेथड्स के जल्दी से आप सारे के 8 मेथड्स के लाइन से जो आपने एक्टिविटीज़ करी हैं उसके लाइन से सिक्वेंस से मेरे को कमेंट में आंसर दे दीजिए और अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। अगर आप कमेंट ना भी करें तो ठीक चलेगा, लेकिन आप उसको कॉपीज़ में ज़रूर लिखना। अब आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो फिजिकल चेंज जिसमें आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से छिड़काव करते हैं। फिजिकल चेंज आप ये कह सकते हैं, आपको मैं सही बताऊँ, आप अगला चैप्टर एटम पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ नहीं की जाए तो उस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं, लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ की जाए तो उससे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन केमिकल चेंज में आपको एक नई चीज़ भी मिल जाती है। जैसे आप मान लीजिए पेपर को अगर आप आग लगाएं, लाइट करें, तो क्या होगा, CO2 निकलेगी। तो CO2 आपने कहीं देखी थी ना, पेपर में थी ना, कहाँ पे थी CO2, लेकिन CO2 उसमें से निकलती है। तो केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो जाता, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। जैसे आप कोकुम्बर है, कोकुम्बर के स्लाइस करें तो उसमें ये केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है, कमेंट कर दीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसका। अब ये कुछ चेंजेस हैं, इनके आपको नाम देने। कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, इसमें आपने उसके इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ की है। इलेक्ट्रॉन आप नहीं समझते तो क्या बताऊं, तो इसमें आपको कोई नया चीज़ मिली है कि आपने लकड़ी काटी, लकड़ी मिल गई, तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पाम। पेन मतलब क्या, तवे में जब बटर पिघलती है उसको क्या कहेंगे, उसमें कुछ आपको नया मिला, नहीं मिला, तो क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। लेकिन रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग क्या होती है, आप कमेंट कीजिए। तो रस्टिंग कहाँ से आती है, आप में हवा में भी नहीं है रस्टिंग, अलमीरा में भी नहीं है, तो रस्टिंग कहाँ से आई, यानी कोई नई चीज़ बन गई, तो ये क्या चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फ्रॉम स्टीम, ये क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, ये चेंज आपका फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं मिला, ये आप समझ सकते हैं। वाटर है, उसके वाटर वेपर बन गए हैं। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए तो केमिकल चेंज हो जाता है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने सॉल्ट डाला पानी में तो पानी नमकीन हो गया, तो एक फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, ये भी मेकिंग फिजिकल चेंज है, आप सैलेड बना रहे हैं। और बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, पेपर को जलाएंगे आपको CO2 निकलने लगी, काली काले धुआं निकलने लगे, तो इससे ये सब चेंज क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें धुआं आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि निकलेगा। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड अस एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, आपको थोड़े कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ एग्जांपल लिखने प्योर सब्सटेंस के और मिक्सचर के, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। अब आपको मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सब्सटेंस के 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर के 2 टाइप्स, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस के 2 टाइप्स, सस्पेंशन कोलॉइड, होमोजीनियस के 1 टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। और आपने अभी इतने सारे मिक्सचर्स को अलग करने के क्या कहते हैं, मेथड्स सीख लिए हैं। तो अब ये पढ़ते हैं एलिमेंट और क्या, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आप सबसे पहले अपने, अब आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले जाइए पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, अभी लॉकडाउन चला है, अभी नहीं जाइए, जब भी जैसे ही लॉकडाउन खुला है आप पीरियोडिक टेबल लेके आइए, पीरियोडिक टेबल को लर्न कीजिए, बहुत काम में आने वाली है।
ठीक है, तो अब ये वाला जो टॉपिक है, एलिमेंट्स की जो खोज है वो रॉबर्ट बॉले ने की है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एक सिंगल होते हैं, सिंगल एक ऐसी पार्टिकल है जिसका कोई दूसरा कॉपी नहीं हो सकता। जैसे मैं एक डिफाइन करूँ ऐसे आपको, तो आप हैं, आपकी मम्मा है, और आपके पापा हैं, आपकी सिस्टर है, मान लीजिए ब्रदर हैं, जो भी हैं आपके आस पड़ोसी हैं, सब ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो सबको क्या कह दिया? सब एलिमेंट है, ह्यूमन बींग है। ठीक है, लेकिन जब आपने कहा कि ये मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? जियान है मान लीजिए, ठीक है, उसका नाम नोबिता है, उसका नाम शिजुका है, तो आपने सबको नाम दे दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो इन सबको क्या कह दिया अपन ने? एलिमेंट कह दिया। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स। आप जो पेरियोडिक टेबल है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। मेटल जो होते हैं ये, इनके बारे में कुछ है, दे हैव लस्टर, मतलब शाइनी होते हैं थोड़े, दे हैव सिल्वर ग्रे, गोल्डन येलो कलर, मतलब इनके कलर होते हैं, ये सारे हो सकते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस, मतलब ये बहुत सारा डक्टाइल, मतलब क्या होते हैं? इनको एक बहुत छोटे फॉर्म में भी, पतले से तार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर मेलिबिएबल, और मतलब इनको एक शीट की फॉर्म में भी इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये सोनोरस, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप इनको हिट करते हैं। जैसे आपके घर में है ना बाल्टी होगी लोहे की, तो आप उसको मार के देखिए तो आपको रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं देता। नॉन मेटल्स का एक आध एग्जांपल बताऊं तो नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर गैसेज होती हैं, लेकिन जैसे आपकी नॉन मेटल है, जो आपकी पेन की लीड होती है उसे नॉन मेटल होती है वो। ठीक है, तो वो नॉन मेटल है, ग्रेफाइट कहते हैं जैसे। तो एग्जांपल ऑन मेटल आर, एग्जांपल जो है मेटल के वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, पोटेशियम। मरकरी इज अ ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट ह्यूम, मतलब मरकरी कैसा, वो मरकरी है लेकिन मेटल है, लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी ये सारे सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं? दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब ये बहुत सारी कलर्स में हो सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, और ना ये शाइनी होते हैं, ना ये रिंगिंग्स आर सोनरस होते हैं, और ना मेलिबिएबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल है, कोक है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, etc. Some elements have immediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. Example are boron, silicon, germanium. मतलब ये ना तो क्या है बिटवीन, मतलब दोनों के बीच के हैं, तो इन्हें मेटालॉइड्स कह दिया, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और गेरमाइन एटसेट्रा। कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होते हैं? ये 2 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? प्रपोर्शनली होते हैं। मतलब अगर आप 2 ऑक्सीजन लेंगे तो आप एक ही हाइड्रोजन लेंगे तभी वाटर बनेगा, नहीं 2 हाइड्रोजन लेंगे 1 ऑक्सीजन लेंगे तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके वाटर में हर तरह के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। आपका ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें आपको कंपाउंड होगा। जैसे आप प्योर वाटर लेंगे तो उसमें क्या होगा? H2O उसका रेशो रहेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स रहेंगे और एटम का 1 एटम रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे। तो ये प्रपोर्शनली एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, तो इन्हें अपन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है? अब आप कहेंगे कि मिक्सचर्स को भी आपने बताया कि है ना वो 2 टाइप्स, 2 प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड में भी यही होता है। तो आप इसमें डिफरेंस समझिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब एलिमेंट और कंपाउंड को मिला दें, क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिर से मिक्सचर ही बन जाएगा, लेकिन एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट एक नई चीज़ बना देता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना दिया। अब मिक्सचर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ ये न्यू सब्सटेंस ऑल्सो फिक्स, मतलब ये कुछ भी मिला सकते हैं इसमें, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें थोड़ा भी मिला सकते हैं, ज़्यादा भी मिला सकते हैं। लेकिन कंपाउंड होता है वो तभी कंपाउंड बनता है जब उसमें रेशो में मिलाया जाए। ठीक है, प्रोपोर्शनली। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंट पार्ट सब्सटेंसेज न्यू सब्सटेंस टोटल, मतलब ये इसमें जो आपने मिलाया है उसी के जो प्रॉपर्टीज है वो शो करेंगे। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? वो न्यू प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। कॉन्स्टेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल, मतलब मिक्सचर है वो आसानी से अलग कराया जा सकता है, लेकिन कंपोनेंट कंपाउंड नहीं किए जा सकते, केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन से करे जाते हैं। कंपाउंड्स और आप मिक्सचर में बहुत अच्छा डिफरेंस मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शनली होते हैं, ये प्रोपोर्शनली नहीं होते हैं। ठीक है, आप इस डिफरेंस से आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज द कलर ओरलेस, ये ग्रुप 1 गैस हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 1 एंड सेकंड। ये क्या है? ये एक्टिविटी है शायद। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, नहीं ये एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। ये ग्रुप 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये ग्रुप 1 कलरलेस ऑर्डरलेस कंबस्टिबल। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंपनसेशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेन्ड द ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ कलर। ये एक्टिविटी शायद आपको यहाँ से करिए। हाँ, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय 2 ग्रुप लुक द सेम,
The gas obtained by you must have observed that the products obtained by both the groups show different properties through the starting material where the same group first has carried obtain मतलब हाइड्रोजन जो है आप समझ लिए हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, इसमें ना खुशबू होती है ना इसमें कोई कलर होता है, कंबस्टेबल होती है यानी कि ज्वलनशील होती है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप वन इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस given are the element iron and sulfur. The properties of mixture are same as that of its constituent. मैं रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप बुक में आप फिंगर रखें, अपनी बुक में देखें, ठीक है। आप अपनी बुक खोलें और जहाँ जहाँ मैं रीड कर रहा हूँ वहाँ पे फिंगर से आप भी रीड करें। मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आप वीडियो देख के पढ़ लें। आप मेरे को पता है आप में से 90% बच्चे इसे वीडियो देख के सोचते हैं मैं कल करूँगा ये काम, लेकिन आप कल नहीं कर सकते, आप सब भूल जाएंगे। लेकिन आप उसको एक बार मेरे साथ साथ में लिख लेंगे, वीडियो पॉज कर करके रिवाइंड कर करके आप 2 घंटे निकाल के वीडियो देखा करें। ऐसे नहीं है कि आप 15 मिनट की अभी देख लें, 15 मिनट की कल देख लें, ऐसे नहीं। आप खट्टी एक बार में भी देखा करें, आपको 1 घंटे में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको फिर उस चैप्टर को कब खोलने की जरूरत है, जब आप थोड़ा भूलने लगें, जब आपके एग्जाम्स आने लगें, तब आप उसको एक बार खोलिए, रीडिंग करिए, आपको सब याद आ जाएगा पुराना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपके इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये सब आपका ज़रूरी नहीं है, ये मैटर है। अब मैटर के आपके टू टाइप्स हो गए। मैटर किसमें भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। मैटर के 2 टाइप्स हो गए, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका जो प्रोपोर्शनल है वो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं होता। इसका होमोजीनियस एलिमेंट कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड क्या हो सकते हैं, H2 है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। होमोजीनियस क्या है, सॉल्यूशन हो सकता है, और हेट्रोजीनियस क्या है आपको मैंने बताया था, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। आप सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, ये वाला पेज है ना, ये आपकी पूरे चैप्टर का, इसमें ये आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका निकल के आया है कंक्लूजन, वो इसमें ही है। ये आप रीड करेंगे, मैं नहीं बताऊँगा। कि मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा काम आपके लिए भी, क्योंकि आप अगर इसे रीड नहीं करेंगे और मैं आपको बता दूंगा तो आप ये चैप्टर मैंने तो आपको समझा दिया, मुझे आता भी है, लेकिन आपको नहीं आता, इसलिए आप इसे पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बताएं। मैंने एक ग्रुप भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो मैं उस ग्रुप में आपको भी ऐड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये NCERT क्वेश्चंस हैं, कुछ आप कोशिश करिए करने की, आपसे नहीं बनते हैं और आपसे नहीं भी बने और बन भी गए, लेकिन मैं आपको इनकी भी वीडियो अपलोड कर ही दूँगा कुछ ही दिनों बाद ही। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब थोड़े आपको नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया आपको, तो थोड़ा थ्योरिकल लिखना है। तो आपको मैं थोड़ी इसमें इंग्लिश बताऊंगा, आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है, आपके वर्ड्स मेन करते हैं। आपको एक मोटिवेशन दूँ, आप जो टीचर्स हैं आपके लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में वो ये नहीं चाहते कि आपको क्या क्या आता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप जो वो चाहते हैं आप वो लिखें, ठीक है। सबसे मेन बात होती है जो वो चाहते हैं, क्योंकि कॉपी चेक उन्हें करना है, ठीक है। तो जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप वैसा लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। आपने कभी देखा होगा, एक वीक स्टूडेंट है और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। तो वीक स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अच्छा लिखता है तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन मैम को पता है ये अच्छा स्टूडेंट है, मेरे क्लास में अच्छा पढ़ता है, इसको सब कुछ आता था, लेकिन ये इतना बेकार लिखा है इसने। आपने वीक स्टूडेंट से अच्छा लिखा है, लेकिन उससे आपकी जो मैम की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम लिखा है, तो मैम आपके नंबर काट लेंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से लिखना है। ये माइंड सेटोलॉजी होती है, ये आपको क्लासेस में सिखाई जाती है। ये क्या कहते हैं, एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर NCERT कुछ ही दिनों में बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आपने मोटिवेट अभी नहीं किया तो आपको आगे की चैप्टर्स की वीडियो मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अगर मोटिवेट करते रहे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छी मैं आपको स्टैंडर्ड ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट फ़ोटोज़ के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।